चीन की दो कंपनियां हैं, ZTE और हुआवे। इन दोनों कंपनियों पर यूएस ने 30 जून को प्रतिबंध लगा दिया। इस लड़ाई में एक टेक्नोलॉजी का जिक्र बार बार आ रहा है, 5G। चीन 5G में तेजी से बढ़त हासिल कर रहा है और भारत समेत कई देश इसे लेकर चिंतित हैं। कई विशेषज्ञ इसे एक सिंपल ट्रेड वॉर की तरह देखते हैं, लेकिन दूसरे विशेषज्ञ चीन के हाथों 5G लग जाने को एक सिक्योरिटी थ्रेट बताते हैं। इस बहस में घुसने से पहले ये जरूरी है कि 5G को समझ लिया जाए, तो ये समझ में आसानी से आ जाएगा कि 5G को लेकर एक रेस क्यों लगी हुई है और इस रेस में चीन का आगे रहना एक खतरे की तरह क्यों देखा जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम 5G को समझने की कोशिश करेंगे। 5G में 4G के मुकाबले क्या अलग है, किन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि 5G से क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं जिनसे लोगों को डर भी लगता है। 5G को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम उसके आगे लगे G को समझ लें। G का मतलब है जनरेशन, पीढ़ी। हर टेक्नोलॉजी में एक समय पर कुछ बड़े बदलाव होते हैं और उसकी नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। ऐसा ही मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के साथ भी है। 80 के दशक में वायरलेस सेल्यूलर टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। इससे दो लोग एक मोबाइल डिवाइस के जरिए आपस में दूर से ही बात कर सकते थे। ये मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की पहली पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन 1G। लेकिन ये टेक्नोलॉजी एनालॉग सिग्नल्स पर आधारित थी। 90 के दशक में 2G की एंट्री होती है। पहली जनरेशन के मुकाबले 2G ने एनालॉग नहीं बल्कि डिजिटल सिग्नल्स को अपना आधार बनाया। इससे यह हुआ कि फोन सिग्नल्स ज्यादा सुरक्षित थे और अब फोन में मैसेजेस भी भेजे जा सकते थे। अब टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ धीरे धीरे इंटरनेट भी अपना दायरा बढ़ा रहा था। तो इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 21वीं सदी में थर्ड जनरेशन की शुरुआत हुई। 3G ने हमें ठीक ठाक इंटरनेट स्पीड वाला एक डेटा दिया और 4G से इस इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज हो गई कि बिना बफर किए हाई क्वालिटी वीडियो को स्ट्रीम किया जा सकता है। अब हम 5th जनरेशन यानी 5G के मुहाने पर खड़े हैं, जिसे बहुत बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है। तो 5G में आखिर ऐसा है क्या? एक शब्द में कहना होगा तो कहेंगे इंटरनेट स्पीड। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू के मुताबिक 5G नेटवर्क में 4G के मुकाबले करीब 100 गुना ज्यादा स्पीड होगी। IEEE स्पेक्ट्रम यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को उम्मीद है कि 4G से जो हाई डेफिनेशन फिल्म डाउनलोड करने में 10 मिनट तक लग जाते थे, 5G से वो महज 1 सेकंड में ही डाउनलोड हो जाएगी। मतलब क्लिक किया और फिल्म डाउनलोड। ये तो कस्टमर्स को लुभाने वाले डेटा प्लान हो गए, लेकिन 5G के दूसरे और बड़े मायने हैं। इस दौर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा है जो शायद भविष्य में हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होंगी, जैसे कि ऑटोनोमस व्हीकल्स, खुद चलने वाले वाहन, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारी टेक्नोलॉजीज इंटरनेट पर आधारित होंगी, डेटा पर आधारित होंगी और 5G इनके डेवलपमेंट में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। तो अब सवाल यह है कि 5G में 4G से ऐसा क्या अलग है? मतलब ऐसे कौन से तकनीकी बदलाव किए गए हैं जिससे 5G इतनी भयंकर इंटरनेट स्पीड देता है? हम आपको 5G में इस्तेमाल होने वाली 5 बड़ी टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत ही ब्रीफली बताएंगे, बहुत संक्षिप्त में बताएंगे। पहली, मिलीमीटर वेव्स। कोई एक चीज जो 5G की बेहतरीन स्पीड के लिए जिम्मेदार है वो है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स या मिलीमीटर वेव्स। सबसे पहले आपको इन सिग्नल्स के बारे में पता होना चाहिए जिनके जरिए वायरलेस डेटा हमारे डिवाइस में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। आपने पानी की लहरें देखी होंगी, तो जैसे पानी की लहरें होती हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारे आसपास। इन तरंगों में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। हम इन रेडिएशन से घिरे हुए हैं, लेकिन इनका एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जो हम महसूस कर पाते हैं। जो रोशनी आपकी हमारी आंखों तक पहुंचती है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिग्नल ही है। हमारी आंखें इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को कैद कर पाती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में होती है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, विजिबल रेंज क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति। ये किसी वेव यानी तरंग को पहचानने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। आपने पानी में देखा होगा कि वेव एक रिपीटिंग पैटर्न होती है, मतलब एक ही जैसी चीज वो बार बार रिपीट हो रही होती है आगे जाके। तो फ्रीक्वेंसी से ये पता चलता है कि कोई तरंग कितनी जल्दी रिपीट हो रही है। मान लीजिए ये एक दीवार है और इससे आकर ये एक वेव है और ये टकरा रही है, तो अगर ये धीरे धीरे, मतलब ऐसी रिपीटिंग पैटर्न होती है, तो धीरे धीरे अगर आकर टकरा रही है तो ये कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव है। जबकि अगर ये फास्ट आकर इस दीवार से टकराएगी कोई वेव, तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव होगी। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि कोई वेव कितने फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है। फ्रीक्वेंसी को नापने की यूनिट को हर्ट्ज कहते हैं। 1 हर्ट्ज मतलब 1 सेकेंड में 1 वेव साइकिल का निकल जाना। इसी तरह 2 हर्ट्ज मतलब 1 सेकेंड में 2 वेव साइकिल का निकल जाना।
तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी भी फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, एक से लेकर इन्फिनिटी तक कितनी भी फ्रीक्वेंसी की। तो इन्हें क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। जैसे हम क्लास का करते हैं कि पहली से 5वीं तक का प्राइमरी स्कूल होता है, फिर हाई स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी। तो जैसे हमने क्लासेस को ग्रुप्स में बांट रखा है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी के ग्रुप्स को वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम यानी फ्रीक्वेंसी की पूरी रेंज, एक तरह की वर्णमाला। इस स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 1 हर्ट्ज से लेकर 10 टू द पावर 25 हर्ट्ज, 10 टू द पावर 25 जब हम बोलते हैं तो मतलब 1 के आगे 25 जीरो की संख्या वाला जो नंबर है उसके लिए 10 टू द पावर 25 बोलते हैं। तो 1 हर्ट्ज से लेकर 10 टू द पावर 25 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्लासिफाई किया गया है। इसी स्पेक्ट्रम में हमारी विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी 405 से 790 टेराहर्ट्ज बताई जाती है। 1 टेराहर्ट्ज मतलब 1 के आगे 12 जीरो वाली जो संख्या है। ये प्रीफिक्सेस होते हैं मेगा, किलो, गीगा, टेरा, पेटा, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं जहां इस्तेमाल होती हैं वहां ये प्रीफिक्सेस लगाए जाते हैं। आपने डेटा में देखा होगा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो किलो होता है 1000, मेगा होता है 6 जीरो, 1 के आगे 6 जीरो, ऐसे गीगा होता है 9 जीरो। तो 3-3 के क्रम में ऐसे करके ये बढ़ता जाता है। पूरा यूनिट प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। ये बड़ी संख्याओं में इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल हमारी जो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो 405 से 790 टेराहर्ट्ज के बीच में है। इससे बहुत ही कम फ्रीक्वेंसीज पर यानी 30 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स कहा जाता है। और हमारा पूरा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इन्हीं रेडियो वेव्स के सहारे चलता है। चूंकि इन रेडियो वेव्स का स्पेक्ट्रम भी बहुत ही बड़ा है, 30 हर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, इसलिए इन्हें भी कई हिस्सों में बांटा गया है। लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। तो ये सब मैंने आपको इसलिए बताया, फ्रीक्वेंसी और स्पेक्ट्रम और ये सब चीजें, कि 5G में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होने वाला है, जो कि पहले नहीं होता था। हाई फ्रीक्वेंसी से स्पीड बढ़ाई जा सकती है, ये बहुत ही इंट्यूटिव चीज़ है। कोई चीज़ हाई फ्रीक्वेंसी पे मतलब वो फास्ट होगी, लेकिन दिक्कत ये थी, इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ ये दिक्कत है कि वो बहुत ही ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। इन्हें बिल्डिंग या कोई भी दूसरी चीज़, कोई भी ऑब्स्टेकल इन्हें रास्ते में रोक सकता है। बरसात हो गई तो इनकी आगे जाने की टेंडेंसी पे फर्क पड़ता है। तो अब तो 5G में फिर इन्हें क्यों लिया गया है? इसके लिए 5G में दूसरा बड़ा तकनीकी बदलाव किया गया है और वो दूसरा बड़ा तकनीकी बदलाव है स्मॉल सेल्स यानी सेल्यूलर टावर्स। हम सभी जानते हैं कि हमारे फोन में जो नेटवर्क आता है वो हमारे आसपास लगे सेल टावर्स से आता है। क्योंकि 5G की मिलीमीटर वेव्स बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती हैं, इसलिए हमें ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सेल टावर्स लगाने होंगे ताकि पूरे गांव और शहर के नेटवर्क में दिक्कत ना आए, उसे पूरी तरीके से कवर किया जा सके। प्लान ये है कि जब 5G अपने पूरे विस्तार पे होगा, पूरा फैल चुका होगा, तो हमें लगभग हर 250 मीटर के दायरे में एक सेल टावर देखने को मिलेगा। ये टावर बहुत ही छोटे होंगे, इन्हें टावर कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये ऐसे बिल्डिंग्स के ऊपर लगा दिया या किसी पोल टावर के ऊपर लगा दिया, बिजली के पोल के ऊपर, ऐसे होंगे। तो बेस स्टेशन ज़्यादा सही शब्द होगा इसके लिए। और तो ये अच्छे से सिग्नल्स सारे भेज सकें, इसके लिए इसके एंटीनाज में कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं, उसमें बदलाव किए गए हैं 4G के मुकाबले। यही 5G में इस्तेमाल होने वाली तीसरी बड़ी टेक्नोलॉजी है। इसका नाम है मैसिव मीमो, MIMO। मीमो यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ये एक मेथड है जिससे रेडियो एंटीना से एक साथ कई सिग्नल्स को मैनेज किया जाता है। इसका इस्तेमाल 4G में किया जाता है। मीमो का इस्तेमाल 4G में किया जाता है, लेकिन 4G के सेल टावर में लगभग करीब 1 दर्जन एंटीना के पोर्ट्स होते हैं और IEEE के मुताबिक 5G के टावर में करीब 100 एंटीना पोर्ट्स होंगे। तो 12 एंटीना पोर्ट्स और 100 एंटीना पोर्ट्स, इसका मतलब ये है कि इसका बेस स्टेशन एक साथ बहुत सारे लोगों को सिग्नल ले और दे सकता है। इसी के लिए ये टेक्नोलॉजी विकसित हुई है जिसका नाम है मैसिव मीमो, यानी 4G में इस्तेमाल होने वाले मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का और बड़ा रूप। ज्यादा एंटीना पोर्ट से एक दिक्कत ये भी है कि अलग अलग सिग्नल्स, बहुत सारे सिग्नल्स होंगे वहां पे और वो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसे इंटरफेरेंस कहते हैं। इसलिए 5G के सिग्नल्स को सही रास्ता दिखाने के लिए इसमें चौथा बड़ा तकनीकी बदलाव किया गया है। चौथी टेक्नोलॉजी है बीम फॉर्मिंग। जब हम किसी पानी में कंकड़ मारते हैं तो उससे जो तरंग बनती है, आपने देखा होगा कि वो हर दिशा में बराबर जाती है। रेडियो एंटीना से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है उसके साथ भी लगभग ऐसा ही होता है। अब मैसिव मीमो के साथ दिक्कत यह है कि इसमें बहुत सारे एंटीना पोर्ट्स हैं। इसका मतलब एक बड़ी चुनौती ये है कि उससे निकलने वाले बहुत सारे सिग्नल्स के इंटरफेरेंस को हमें रोकना है। तो
तो बीम फॉर्मिंग बेसिकली एक ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम है जो सिग्नल्स को सही रास्ता दिखाएगा। बीम फॉर्मिंग का एक और फायदा ये होगा कि वो मिलीमीटर वेव जो कमजोर हो जाती थी सारे डायरेक्शन में फैल के, उसे किसी एक डायरेक्शन में देके मजबूत रखेगा और उसके कमजोर पड़ने का रिस्क कम होगा। आप यूं समझिए कि बीम फॉर्मिंग लगभग वही करता है जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास करता है सूरज से आने वाली किरणों के साथ, वो उन्हें फोकस कर देता है। ये एक जटिल सी टेक्नोलॉजी है जो सिग्नल को सही दिशा में फोकस कर देती है। पांचवा बड़ा तकनीकी बदलाव है फुल ड्यूप्लेक्स। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिग्नल का रास्ता डबल लेन करने के लिए किया जाता है, जो कि आमतौर पर सिंगल लेन होता है। आमतौर पर क्या है कि सेल टावर्स में जो ट्रांस रिसीवर्स लगे होते हैं वो एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हैं, मतलब या तो उनसे सिग्नल जा सकता है या आ सकता है। लेकिन फुल ड्यूप्लेक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे एक ही टाइम पर सिग्नल भेजे भी जा सकते हैं और आ भी सकते हैं, रिसीव भी किए जा सकते हैं, सेंड भी किए जा सकते हैं। रास्ता सिंगल लेन से डबल लेन कर दिया है। तो ये वो 5 बड़ी टेक्नोलॉजी है मोटा माटी जिनसे 4G के मुकाबले 5G में बहुत ही ज़्यादा स्पीड हमें मिलेगी। अब जाते जाते आप इंटरनेट स्पीड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब भी इंटरनेट की स्पीड बताई जाती है, वो डिस्कस की जाती है, तो 2 चीज़ें देखी जाती हैं। पहली है बैंडविड्थ और दूसरी है लेटेंसी। जब भी आप किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लेते हैं तो जनरली आपको बैंडविड्थ बताई जाती है, जो 100 Mbps 200 Mbps इस टाइप की होती है, किसी किसी की 1 Gbps भी होती है। लेकिन आपने एक चीज़ गौर की होगी कि जो आपको स्पीड बताई जाती है बैंडविड्थ, आपकी असल इंटरनेट स्पीड उससे बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंडविड्थ हमें ये बताती है कि उस इंटरनेट कनेक्शन से कितनी मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल है, वो उसकी असली स्पीड नहीं होती है, वो अधिकतम जितनी स्पीड पॉसिबल होती है वो होती है। तो दूसरी चीज़ हमें स्पीड का ज़्यादा सही अंदाज़ा देती है जो कि लेटेंसी है। लेटेंसी स्पीड मतलब मैं ना कैलकुलेट करके टाइम में कैलकुलेट की जाती है। तो ये देखा जाता है कि एक आपके सिस्टम से सर्वर तक डेटा जाने में और वहाँ से वापस आने में कितना समय लगता है, ये लेटेंसी देखी जाती है। लेटेंसी आमतौर पर मिली सेकेंड में देखी जाती है। मिली सेकेंड मतलब सेकेंड का 1000वां हिस्सा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लेटेंसी और बैंडविड्थ अगर आपको समझना है कि एक हाईवे है और उस हाईवे से कुछ गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो और जो वो गाड़ियाँ हैं वो आपके डेटा पैकेट्स हैं। तो जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ गुजर सकेंगी और जितनी ज़्यादा स्पीड से गुजरेंगी वो आपकी स्पीड डिटरमाइन करेगी कि उस हाईवे से कितना डेटा फ्लो हो सकता है। तो हाईवे की जो चौड़ाई है, कितने लेन का हाईवे है, वो उसकी बैंडविड्थ होगी, है ना। तो वो तय करेगी कितनी मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल हो पाएगी, कितना मैक्सिमम वहाँ से डेटा निकल पाएगा। और उस हाईवे पे चलने वाली जो गाड़ियाँ होंगी, किस तरह की गाड़ियाँ चल रही हैं, वो असलियत में उसकी स्पीड क्या है, वो लेटेंसी है। तो वो ये डिटरमाइन करेंगे कितनी फास्ट वहाँ से गाड़ी मूव कर सकती है। तो हाईवे की बैंडविड्थ और लेटेंसी, ये 2 चीज़ें तय करती हैं कि आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या होगी। जो लेटेंसी होती है वो जितनी कम हो उतनी अच्छी है, क्योंकि जितना कम समय लगेगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, है ना। और 4G नेटवर्क में आमतौर पर 50 से 70 मिली सेकेंड की लेटेंसी देखने को मिलती है। 5G में यही लेटेंसी 1 मिली सेकेंड है। अब आप इसके मायने समझिए इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। एक टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल समझते हैं। एक टेक्नोलॉजी है VR, वर्चुअल रियलिटी। इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं। एक गेमिंग है, आपने देखा होगा कि फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि आंख में या इधर उधर कुछ गियर्स लगा के अपने पूरे शरीर में, तो ऐसा हो जाता है कि जो गेम खेल रहा होता है वो पूरी तरीके से गेम में घुस जाता है। उसको आंख से इनसाइड डेटा मिल रहा होता है, कान से ऑडियो डेटा मिल रहा होता है और सेंसर्स, बाकी वाइब्रेशंस वगैरह ये सब। तो एक तरीके से वो रियलिटी हो जाती है वो गेम उसके लिए। ये तो एंटरटेनमेंट का एस्पेक्ट हुआ वर्चुअल रियलिटी का। एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो सीरियस ऑपरेशन से जुड़ा होता है, सर्जरी वगैरह जैसे की जाती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक डॉक्टर है 1000 किलोमीटर दूर किसी मरीज से और उसको जल्दी ही सर्जरी की ज़रूरत है। तो क्या होगा कि एक मशीन मरीज के पास होगी और एक मशीन डॉक्टर के पास होगी, और उन दोनों मशीन के बीच डेटा ट्रांसफ़र होगा बहुत फास्ट स्पीड से। तो डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर के हाथ में कुछ गियर्स और इक्विपमेंट्स लगे होंगे और आंखों में दिख रहा होगा उसको मरीज की हालत क्या होगी, कैसे होगी, वो दूसरी मशीन से डेटा आ रहा होगा। तो डॉक्टर यहाँ पे अपनी जगह पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जैसे उसके सामने कोई मरीज हो, और ये डेटा जाएगा वहाँ पे रोबोटिक आर्म्स लगी होंगी, वो इस डेटा को लेके डॉक्टर की मशीन का जो डेटा है अब उस हिसाब से मूव करेंगी कि जैसे डॉक्टर उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा हो। तो एक तरीके से दोनों के बीच का जो गैप है वो खत्म कर दिया वर्चुअल रियलिटी में। अब इसमें टाइम एक बहुत अहम फैक्टर होता है कि डेटा ट्रांसफर में टाइम लैग कितना आ रहा है। आप सोचिए कि डॉक्टर ने यहाँ पे कुछ किया और वहाँ पे कुछ टाइम लैग आ गया, या वहाँ के डेटा का
कुछ टाइम लग यहाँ आ गया तो गड़बड़ियाँ हो सकती हैं ऑपरेशंस में, सर्जरी में। इसलिए 5G ऐसी जो टाइम डिपेंडेंट और डेटा स्पीड डिपेंडेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे वर्चुअल रियलिटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में वो अपने आसपास की कारों से डेटा लेगी और रोड के साइड में जो सेंसर्स लगे होंगे उनमें डेटा लेगी। तो इसमें टाइम बहुत अहम फैक्टर है और लेटेंसी जितनी कम होगी आपके नेटवर्क में, ये उतना बेहतर होगा। तो 5G को ऐसा माना जा रहा है कि ये इन टेक्नोलॉजीज़ के रिवॉल्यूशन को किक स्टार्ट कर देगा एक तरीके से। और इन सारी चीज़ों में आप देखिए डेटा इन्वॉल्व है और हमेशा ये कहा जाता है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। आने वाले समय में डेटा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है। जिसके पास डेटा का कंट्रोल होगा वही सर्वशक्तिशाली होगा। फिलहाल चीन 5G की रेस में काफ़ी आगे है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि चीन डेटा की रेस में बहुत आगे है, इसलिए सबको चिंता है। आप सोचिए कि आपके डेटा का कंट्रोल अगर किसी दूसरे देश के पास है और युद्ध छिड़ गया तो वो एक झटके में आपका पूरा सिस्टम बैठा सकता है, आपकी पूरी इकोनॉमी ठप कर सकता है बिना एक गोली चलाए। तो ये एक खतरा माना जाता है डेटा को लेकर। सर्वेलांस दूसरा खतरा है, सिक्योरिटी थ्रेट है। आपके घर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे कहा जाता है कि सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होंगी, मशीन टू मशीन इंटरफेस, तो वो सब कैसे होगा? वो सब एक डेटा के जरिए कंट्रोल होगा और वो डेटा अगर किसी और के पास है तो वो आप पर नज़र रख सकता है, आपकी प्राइवेसी को खतरा है। ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है, इसे सर्वेलांस कहते हैं। चीन ऑलरेडी एक सर्वेलांस स्टेट कहा जाता है और अगर 5G का डेटा चीन के हाथ में छोड़ दिया जाता है तो हमें नहीं पता है कि वो दूसरे देशों में सर्विलांस करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो हम इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें 5G के बारे में बताना था। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप साइंसकारी में समझना चाहते हैं। अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ों को दिलचस्प तरीके से समझा सकते हैं, लल्लन टॉप तरीके से समझा सकते हैं, तो उसे लिखकर हमें मेल कर दीजिए lallantopscience@gmail.com पर। ये साइंसकारी है, मैं आयुष हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।